नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसको मैंने पढ़ा दिया है अपने चैनल पे। आज उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ और यह चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कह रहे हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा ही रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो। भले ही उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। प्रश्न संख्या 3 है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई हैं, जो चिंतनीय हैं। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मविश्वास को दबा देती है। कोई व्यक्ति है और उसको अगर शिक्षक बनने में उसका मन है कि वह शिक्षक बने, लेकिन वह क्या है, नाई कास्ट से है, नाई है, हजाम है, तो जाति प्रथा क्या कहलाता है कि वह नाई का ही काम करे, टीचर का काम नहीं करे। तो उसमें उसकी प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति, ये सारी चीजें दब के रह जाती हैं। साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। प्रश्न संख्या 4 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से, उनकी बिना इच्छा का अपने बपौती काम करना पड़ता है, अर्थात उनके बाप दादा जो काम करते हैं उन काम को करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने का कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य का पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लोग बदलते भी हैं, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। अर्थात वह टीचर बनने के योग्य है, लेकिन वह टीचर नहीं बन सकता क्योंकि उसके बाप दादा टीचर नहीं थे। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक कह रहे हैं कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना जा रहा है। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरीवश जहां काम करने वालों का दिल नहीं लगता, न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिस काम में आपका दिल नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा, तो कार्य आप कुशलतापूर्वक नहीं कर रहे हैं, नहीं किया जा सकता है।
अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? तो जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, आपस में ऊंच नीच की भावना का विद्यमान हो गया है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। प्रश्न संख्या 8 है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता माना है? तो भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो, और दूसरा है, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, और तीसरा है, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, और चौथा है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो भी पानी का कलर नहीं पता चलता, इसी तरह दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, तब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। आपका प्रश्नोत्तर यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके चैप्टर में भाषा की बात पूछी जा रही है, ग्रामर पोर्शन से है, और भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 में है कि पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जो शब्द होने चाहिए वो सार्थक होने चाहिए, तब वाक्य बनेगा, और सार्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा तो वाक्य नहीं बनेगा। तो वाक्य के जो भेद होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र, उसी को कहा जा रहा है कि इस पाठ में जो लिखा गया है, इस चैप्टर को जो लिखा गया है, उसमें से चुनने के लिए। तो सबसे पहले सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर और, फिर, है कि ये सब दिखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सरल वाक्य है तो पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। तकनीकी में निरंतर विकास होता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। वो सारे सरल वाक्य थे, वहां जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला, और नहीं मिला, फिर नहीं मिला। लेकिन अब दूसरा है संयुक्त वाक्य, तो यहाँ पर आपको 2 वाक्य को जोड़ करके बनाया गया है। संयुक्त वाक्य है, मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, और लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, और जाति प्रथा काम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सारे वाक्य संयुक्त वाक्य थे। अब मिश्र वाक्य देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा की विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को सदा विकसित करें। व्यक्ति की क्षमता विकसित करेंगे, क्षमता, तो क्या होगा? कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा रहा है कि निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए, उल्टा विपरीतार्थक जो होता है वही। तो सभ्य का असभ्य बहुत आसान सा है। पहला में है सभ्य, दूसरा सभ्य का क्या होगा? असभ्य। फिर दूसरा है विभाजन, विभाजन का होगा संधि। अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? विभाजन। और ज्वाइंट, जोड़ने को क्या कहा जाता है? संधि। और तीसरा है निश्चय, निश्चय का होगा अनिश्चय। ऊंचा, ऊंचा का होगा विलोम शब्द नीचा। स्वतंत्रता, परतंत्रता। दोष, दोष का विलोम शब्द होगा निर्दोष। सजग का निर्जग, और रक्षा का होगा और रक्षा। और पूर्ण निर्धारण, पूर्ण निर्धारण का होगा पर निर्धारण। अब भाषा की बात में प्रश्न संख्या 3 है, वाक्य से विशेषण चुने था उसका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। अब इस पाठ में जो विशेषण है जहाँ पे उसको चुनने के लिए कहा जा रहा है और फिर उसका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
तो विशेषण यहाँ पे सभ्य है और सभ्य, यह सभ्य समाज है। तो यह क्या हो गया, यह प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। किसी जगह का नाम रहता है यहाँ पे तो वह नाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यह है जगह नहीं दे करके, तो यह सभ्य समाज है, तो यह सर्वनाम हो गया और सभ्य समाज है। विशेषण इसका क्या हो गया, सभ्य हो गया। पैतृक, मैत्रिक नहीं होगा यहाँ पे, पैतृक होगा। तो पैतृक विशेषण है। मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। मोहन यहाँ पे संज्ञा है और पैतृक विशेषण है। तो मोहन की क्या विशेषता है, मोहन की विशेषता है कि उसके पास पैतृक संपत्ति है। बाप दादाओं की जो पास संपत्ति होती है उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। पहली, पहली यहाँ पे विशेषण है और गीता पहली कक्षा में पढ़ती है, तो गीता यहाँ पे संज्ञा है। निर्विवाद, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है, यह यहाँ पे सर्वनाम है और निर्विवाद विशेषण है। प्रति, साथियों के प्रति वफादार हों, अपने साथी से गद्दारी ना करें, साथियों के प्रति वफादार हों। और हानिकारक, जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आपका सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 4 है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। दूषित, दूषित का क्या होगा, गंदा, अपवित्र। श्रमिका, मजदूर और श्रमजीवी। पेशा का पर्यायवाची होगा रोजगार और नौकरी। अकस्मात, एकाएक, कहता नहीं कि अचानक से हो गया, तो एकाएक और अचानक। अनुमति, अनुमति का पर्यायवाची होगा आदेश और निर्देश। अवसर, अवसर का होगा मौका, संजोग, यह अच्छा संजोग था, अच्छा मौका था। और परिवर्तन, परिवर्तन का पर्यायवाची होगा बदलाव, रूपांतर। और सम्मान का पर्यायवाची होगा प्रतिष्ठा और मान। इसी के साथ यह चैप्टर का जो प्रश्नोत्तर था और भाषा की बात थी, दोनों समाप्त होती है। और अपने चैनल पे मैंने इस चैप्टर को पढ़ा भी दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम भेज देंगे, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करवाने से किसी तरह का हेल्प मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको भी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।